हेलो स्टूडेंट्स, महामना निःशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कल हुए यूपी टीजीटी के पेपर के बारे में। जो भी बच्चे एजीटीए का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी एसओ हॉर्टिकल्चर की कर रहे हैं और जर्नल एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, इन एग्जाम्स में भी वो प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से इसे देखना है। साथ ही इसकी व्याख्या करते हुए हम ये भी जानेंगे कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ही वीडियो में हम पूरे 125 क्वेश्चंस हल करेंगे और उसके साथ जो है हम आगे जो है इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। तो आओ जानते हैं समय को बिना नष्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रुसेलाइट्स इन कैटल इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू। गायों में ब्रुसेलोसिस का सर्वाधिक सामान्य संचरण होता है, किससे होता है ये पूछा गया है। यह एक बीमारी है जिसका नाम है क्या? ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो है ये सबसे पहले जीवाणु जनित रोग है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोगों को ज़्यादातर आप देखोगे बैक्टर उनके नहीं होते, इंसेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मच्छर से काटने से नहीं होता है, इंसेक्ट वेक्टर से भी नहीं होता है। कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड प्लासेंटा, संक्रमित जो प्लासेंटा होती है अगर उसके कोई संपर्क में जानवर आ जाता है तो ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यही ऑप्शन सी इसका सही है कि जो ब्रुसेलोसिस है वो किसी भी, अगर मान लो कोई जानवर है, जानवरों में इससे पहले होता क्या है, इससे जब इस संक्रमण होता है उसके बाद अगर प्रेग्नेंट गाय है, प्रेग्नेंट गाय जो है 3 महीने पहले, अंतिम 3 महीने पहले जो उसका गर्भाकालीन अवधि होती है में इसका क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम भी जो है जीवाणु का नाम अगर देखोगे तो आगे जो है ब्रुसेलोसिस एबॉर्ट नाम से आपको देखा जाएगा। क्या नाम है इसका? बैसेला एबॉर्टस नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? ब्रुसेला एबॉर्टस, ठीक है। ब्रुसेला एबॉर्टस याद रखना है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? जीवाणु याद रखना है। ये एक जूनोटिक डिजीज है। एक ऐसी डिजीज है, यह एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं? जूनोटिक डिजीज वह डिजीजेज होती हैं जो जानवरों से ह्यूमन में पहुंच जाती हैं। तो जानवरों से अगर ह्यूमन में कोई डिजीज हो जा रही है तो उसको हम जूनोटिक डिजीज के नाम से छात्रों जानते हैं। तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, सिंपली। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा एक NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, 11 सितंबर 2019 से मथुरा से चलाया गया था। इसमें ये डिजीज को शामिल किया गया था। किसको? ब्रुसेलोसिस को शामिल किया गया था और साथ में खुरपका और मुंहपका जो एक वायरल डिजीज है दोनों को शामिल किया गया था। और 2025 तक लक्ष्य रखा गया था इसे मिनिमाइज कर देंगे दोनों डिजीज को, और 2030 में जो है लक्ष्य रखा गया था इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे? उन्मूलित कर देंगे। तो इसका ये लक्ष्य था। 11 सितंबर 2019 को नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सांस द्वारा केवल सांस द्वारा नहीं होता है। यहाँ केवल अगर नहीं लगता तो सांस द्वारा हो सकता था। अगर कोई बंद वातावरण में रखा जाए तो सांस के द्वारा फैल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जामिनर ने क्या टर्म लगा दिया? केवल। तो केवल सांस द्वारा लिख देने के कारण जो है कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड प्लासेंटा से ही होगा, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें होता क्या है? इसमें एबॉर्शन हो जाता है। अगर कोई गर्भवती गाय है तो अपना बच्चा उसका गिर जाता है। इसके अलावा इसे माल्टा फीवर या अंडुलेटेंट फीवर या लहरदार बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसका टीका करना होता है। 4 से 8 महीने की जो बछड़ियां हैं, मतलब छोटी बच्चियां हैं, उनमें इसका टीका लगाया जाता है। RV51 और S19 जो है टीके इसमें क्या किए जाते हैं छात्रों? लगाए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया सारी चीज़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है ये मेल में यानी कि मैन में भी क्या कर सकता है? फैल सकता है। और ह्यूमन में जाने के साथ जो ये क्या कर सकता है? ह्यूमन में जैसे ही पहुंचेगा तो ह्यूमन में भी सेम यही गतिविधियां कर सकता है, इसीलिए खतरनाक रोग है। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। डैम्पिंग ऑफ ऑफ वेजिटेबल सीडलिंग इन द नर्सरी इज कॉज्ड बाई। पौधशाला में सब्जी पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ठीक है। तो सबसे ज्यादा आर्द्र पतन नहीं, इसको आर्द्र गलन रोग के नाम से जाना जाता है। और ये जो है किसी भी पौधशाला की सबसे खतरनाक डिजीज है। इसमें देखोगे इसका जो नीचे का स्टेम है वो गल के पूरी तरीके से क्या हो गया है? टूट गया है। अब यहाँ पे छात्रों मुख्य ध्यान देने वाली बात है, ये होता किससे है? तो ये जो है पिथियम से होता है, राइजोक्टोनिया से होता है। इसके अलावा फ्यूजेरियम और फाइटोप्थेरा फंगस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वेजिटेबल सीडलिंग या नर्सरी स्टेज पे सीडलिंग का सबसे गंभीर रोग कौन सा है, तो आप बता दोगे कौन सा गंभीर रोग है आपका? डैम्पिंग ऑफ।
जहाँ ज़्यादा जल भराव होता है वहाँ पे डैम्पिंग आप देखने को मिलती है। इसके सॉल्यूशन के रूप में सॉइललेस मीडिया में नर्सरी उगाई जाती है या फिर रेज बेड बनाए जाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर सॉइल की सतह से ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी, एफिड और थ्रिप्स, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों को, ओपन डिचैच डग अक्रॉस द फील्ड टू डिस्पोज ऑफ सरफेस एक्सेस वाटर आज कैटेगरी अंदर, सतही अतिरिक्त जल के निपटान हेतु खेत में खोदी गई खुली खाइयां किसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे सतही अतिरिक्त जल है, इसके निपटान करना है यानी इसको निकालना है, और उसके लिए आपने खेत में जो खाई खोद दी या नालियां बना दी वो किसके अंतर्गत आएगा, सब सरफेस। जब हम नालियां सरफेस पे खोज रहे हैं तो सब सरफेस ड्रेनेज नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। सरफेस ड्रेनेज ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। टाइल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज में पहले जो है क्या करते थे, टाइल्स डालते थे उसके मिट्टी के बना के अर्दन पार्ट्स के छोटे छोटे छेद कर देते थे, और जो भी उसके अंदर जो है खेत ये कहाँ पे करते थे, जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा होता था। तो वाटर टेबल ज़्यादा होगा, साथ में बारिश हुई तो पानी जड़ों को ज़्यादा क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो इस कंडीशन में छात्रों क्या करते थे, इस कंडीशन में सीधे हम जो है टाइल्स लगा देते थे पुराने काल में। अब तो प्लास्टिक के पाइप लगाते हैं, तो इनके छिद्रों में पानी रिस जाता था और फिर वो कहीं ड्रेन कर दिया जाता था, खेत से दूर चला जाता था। तो टाइल ड्रेनेज एक प्रकार का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम ही मान के चलो। वर्टिकल ड्रेनेज का मतलब सीधे कुएं में गिरा देना वर्टिकल ड्रेनेज कहलाता है। तो इसमें सरफेस ड्रेनेज जो है सही प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिल्क फीवर इन डेयरी काउज अकरिंग विद इन 72 आवर्स ऑफ काल्विंग इज कॉज्ड बाई ए डिफिशियंसी ऑफ। ये काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और बयाने के 72 घंटे के भीतर डेयरी गायों में दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है। दुग्ध ज्वर जो है किस तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है। तो क्या कहते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं। इसका दूसरा नाम जो हाइपोकैलमिया है। शुरुआती स्तर क्या है इसका, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। कैलमिया तो क्या हो गया आपका, आपका अगर पोटास की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो कैलमिया हो गया। लेकिन यह है हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया अगर नाम आ जाए तब भी आपको वही लिखना है, मिल्क फीवर आ जाए तब भी सारी वही बातें हैं। ये होता कब है छात्रों, ये तब होता है जब कैल्शियम का लेवल जो है दुधारू पशुओं में कम हो जाता है, 5 से 7 जो है डीएल पर लीटर हो जाता है, तब ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है, पहले गाय जो है कांपना शुरू करती है, हल्का सा फीवर आता है, फिर एकदम से फीवर जो है खत्म हो जाता है। इसमें टेम्परेचर गिर जाता है, पशुओं का तापमान क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति में गिर जाएगा और पशु अपनी रीढ़ की हड्डी के बल लेट जाएंगे और तीसरी कंडीशन में बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो जाएगी। अगर सही से उपचार नहीं मिला तो पशु जो है आपके मर भी सकते हैं। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी। हाइपो माने कम, कैल्शियम माने कैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया भी अगर कहा जाए तो आप ये जो है सही ऑप्शन लगा के आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर स्टैंडर्ड हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन। अब हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन की दुहाई दी जा रही है और कहा जा रहा था कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स इन इंक्लूडेड अंडर व्हिच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। उद्यानिकी वर्गीकरण के अनुसार औषधि एवं सुगंधित फसलों की खेती कृषि की जो है, कृषि की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। हॉर्टिकल्चर में ही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आता है, पहले एग्रोनॉमी में चलता था, इसीलिए एग्जामिनर ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है एज पर हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर सही है। फॉरेस्ट्री में जो है हम फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, ऐसे ट्री जो टिम्बर के लिए यूज होते हैं, फॉडर के लिए यूज होते हैं, वो फॉरेस्ट्री में यूज होते हैं, यानी ट्री स्पेसीज। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन और एग्रोनॉमी के बारे में आप जानते हो। तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा और यही सही ऑप्शन होगा। ए वेदर फोरकास्ट वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 10 डेज इज क्लासिफाइड एज। 10 दिनों से अधिक अवधि के लिए दिया गया मौसम पूर्वानुमान किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर 0 से 6 घंटे का मौसम अनुमान हो तो उसको कहेंगे नाउ कास्टिंग। अगर कोई भी मौसम विभाग कहता है कि 0 से 6 घंटे में इतनी बारिश हो सकती है तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको नाउ कास्टिंग बोलेंगे। मीडियम रेंज है, मध्यम अवधि का 3 से 10 दिनों तक होता है। मध्यम अवधि का क्या होता है, 3 से 10 दिनों का होता है। अल्प अवधि का कितना होता है, 24 से 72 घंटे का होता है। और 10 घंटे से ज़्यादा जो है वो होता है दीर्घ अवधि। पूछा क्या है
कि 10 डे मोर देन 10 डेज है, तो यानी कि ये लॉन्ग रेंज में आएगा। ऑप्शन डी जो है इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न फिर से पूछा जाता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द चीफ अर्दी ऑर्डर ऑफ फ्रेशी प्लग्ड मॉइस्ट सॉइल इज प्रोनाउंस्ड बाई। ताजी जोती गई नम मृदा की विशिष्ट मिट्टी सी गंध उत्पन्न करते हैं कौन? तो जैसे ही मिट्टी जोती जाती है और उसमें पानी गिरता है तो एक विशिष्ट मिट्टी की गंध आने लगती है छात्रों। तो इस गंध को कौन उत्पन्न करता है? एक्टिनोमाइसिस करते हैं, फंजाई करते हैं, प्रोटोजोआ करते हैं, या अलगी करते हैं? तो इसमें कौन करता है? एक्टिनोमाइसिस करते हैं। और इस गंध को जो है क्या बोलते हैं? जियोस्माइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जियोस्मिन। जियोस्मिन बोलते हैं। जियोस्मिन को पेट्रीचोर के नाम से ये क्या है? मशहूर है। ये स्ट्रेप्टोमाइसस खासकर जो होते हैं उनके द्वारा ये महक उत्पन्न की जाती है, या जियोस्मिन जो है उत्पन्न की जाती है छात्रों। साथ ही साथ अगर ये 5 जो है पार्ट्स पर ट्रिलियन संख्या में भी है तो मनुष्य इसकी महक को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सार्क देखा होगा, तो सार्क रक्त को जितनी जल्दी एब्जॉर्ब पता लगा लेती है कि कहीं पे रक्त है, उससे कहीं ज़्यादा यानी मात्र पीपीटी है, 5 पीपीटी क्वांटिटी में भी अगर जियोस्मिन है तो हमारी नाक जो है पहचान लेती है कहीं पे बारिश हुई है। और यही महक पुराने ज़माने में मनुष्यों को बताते थे कि बारिश कहाँ हुई है, कहाँ पे हमें जो है वाटर मिल सकता है, और कहाँ पे जो है आगे हमें खाना भोजन मिल सकता है। तो ये हमारा भोजन लेने का एक पुराना तरीका था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इसमें जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं छात्रों। अकॉर्डिंग टू लाइवैक्स लॉ ऑफ मिनिमम, हमने लाइवैक का लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ा था। प्लांट ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द न्यूटन डेट इज। लीवेक के न्यूनतम नियम के अनुसार पादप वृत्ति उस पोषक तत्व द्वारा सीमित होती है जो सबसे कम होता है। जो सबसे कम होगा, अगर वो अपनी ऑप्टिमम लेवल से कम है तो ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। यही लाइवैक ने बताया था। आसानी से अपचालित हो जाता, गलत है। अवेलेबल इन मैक्सिमम अमाउंट, यह मैक्सिमम अमाउंट में उपस्थित होता है, ये भी गलत है। अवेलेबल इन मिनिमम अमाउंट, यही सही है। ठीक है, जो सबसे न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होगा, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं लाइवैक का लॉ ऑफ मिनिमम। मोस्ट मोबाइल एलिमेंट इन सॉइल, मृदा में सर्वाधिक गतिशील है, ये भी सही, गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, अवेलेबल इन द मिनिमम अमाउंट जो है इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड द हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी जनरली अचीव्ड बाई। सिंचाई विधियों में सर्वाधिक जल अनुप्रयोग दक्षता प्रायः किसमें होती है? जल उपयोग दक्षता प्रायः किसमें होती है? फरो इरिगेशन पूर्ण विधि में होती है, चेक बेसिन में होती है, ड्रिप इरिगेशन में होती है, या बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड में होती है? तो किस में होती है आपको बताना है। तो ये आपको जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा कहाँ है? ड्रिप इरिगेशन पे है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, तो सूक्ष्म सिंचाई योजना में 2 हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्योंकि जो है धरातल के ऊपर की जाती है तो उसकी इफिशियंसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन जड़ों में की जाती है। और ड्रिप इरिगेशन नहीं दिया होता, अगर ट्रिकल इरिगेशन दिया होता, क्या दिया होता? ट्रिकल इरिगेशन, तब भी जो है यही बात कर रहा है। ट्रिकल इरिगेशन भी ड्रिप इरिगेशन को ही बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर जल उपयोग क्षमता है तो ड्रिप इरिगेशन की है, फिर इन सारी चीज़ों की है। आप इरिगेशन वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं। अगला है, एमंग द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड द वन मोस्ट सुटेबल फॉर गार्डन एंड अंडुलेटिंग लैंड वेयर सरफेस इरिगेशन इज एम्फेरिकल। उल्लेखित सिंचाई विधियों में जहाँ सतही सिंचाई व्यवहारिक नहीं होती हैं, वहाँ बगीचों एवं असमतल भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है? तो जहाँ पर सतही सिंचाई व्यवहारिक नहीं है, यानी सतही सिंचाई नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे नहीं कर सकते हैं? जैसे पहाड़ हो गए, या अंडुलेटेड लैंड है, ऊपर नीचे लैंड है, तो ऐसी जगह पे कौन सी इरिगेशन उपयुक्त होती है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। जहाँ पे भूमि ऊंची नीची है वहाँ पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को अपनाते हैं छात्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सिट्रस कैंकर एक सीरियस डिजीज है सिट्रस फ्रूट की, ये किसके द्वारा होता है? तो सिट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी आपके एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हैस। क्या नाम था? कैलेरा एच हैस नाम से इन्होंने बताया था। ये बैक्टीरिया कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें इसको जो है कौन अनुकूलित वातावरण देता है कि ये अच्छे से ट्रांसमिट हो जाए? इसके लिए एक सिट्रस लीफ माइनर है जिसको बोलते हैं फाइलोसाइनेटिस सिट्रुएला, इसे जो है वाहित करता है।
साथ ही में जो है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है, तो ये क्या कर देता है, ये जो है एपिडर्मिस को डैमेज कर देता है, जिससे इसकी बैक्टीरिया अच्छे से इन्फेक्शन कर सकेगा। इस प्रकार के कुछ स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ लो सिट्रस कैंकर लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि किस कौन सा जो नींबू वर्गीय जो है स्पेसीज है जिसमें एसिड लाइम का नाम आता है। एसिड लाइम सबसे ज़्यादा सस्टेबल है। ये रोग सबसे ज़्यादा किसमें देखा जाता है, एसिड लाइम में छात्रों देखा जाता है। तो सर्वाधिक संवेदनशील यही कागजी नींबू या एसिड लाइम, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और ग्रेप फ्रूट हैं। इसके अलावा प्रतिरोधी की बात करें, इम्यून कौन से हैं, तो फॉर्चूनेला स्पेसीज सबसे ज़्यादा जो है इम्यून है। दो चीज़ें पूछ सकता है। तो यह कैसा डिजीज है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है, जेंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस वैरायटी सिट्राई। अगला देखते हैं, कॉमन साल्ट इज एडेड टू लाइव स्टॉक राशन प्राइमरी टू सप्लाई। पशु आहार में नमक मुख्यतः किसकी आपूर्ति हेतु मिलाया जाता है, आयोडीन और आयरन के कारण। नमक पूछ दिया है, क्या नाम बता दिया, कॉमन साल्ट नाम ही लिख दिया। और कॉमन साल्ट कहाँ मिला रहे हैं, पशु आहार में। और कॉमन साल्ट का सूत्र क्या होता है, NaCl, यानी किसकी मात्रा ये पूरी करेगा, सोडियम और क्लोराइड की। सोडियम और क्लोराइड पे है कहीं पे, तो इसमें तो सोचना ही नहीं था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था जिसे आपको कर लेना चाहिए था। और आप भी आगे जो AGTA में जाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन इन कैटल इज परफॉर्म ट्रायली विद। गायों में कृत्रिम गर्भाधान मुख्यतः किससे किया जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे ज़्यादा यूज जो होती फ्रोजन सीमेन स्ट्रॉ के द्वारा किया जाता है। ये फ्रोजन रहती हैं, और जब इसे हम इससे कृत्रिम गर्भाधान करना होता है उस समय से गर्म करते हैं, जिसको थाविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाविंग। थाविंग किससे संबंधित है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से छात्रों क्या है, संबंधित है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नई टेक्नोलॉजी है, साथ में क्लोन्ड सेल हार्मोन प्रत्यारोपण जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से संबंधित नहीं, तो मुख्यतः जो है फ्रोजन सीमेन स्ट्रॉ से किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैटिक्स। अब ये कह रहा है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैटिक्स, क्योंकि प्रोडक्शन स्टैटिक्स तो क्या है, हर साल बदल सकती है। तो एग्जामिनर ने पहले कह दिया कि जो बहुत सालों से चला आ रहा है उसके अनुसार बताइए। क्या बताना है आपको, द स्टेट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य परंपरागत रूप से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगर सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, और अगर पूछे सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है तो पंजाब की है। पंजाब उत्पादकता में नंबर 1 है, नंबर 2 उत्पादकता में हरियाणा है, और नंबर 3 कौन है, आपका यूपी है। व्हीट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए छात्रों। ये उत्पादकता में है, यानी उपज को अगर हम किसी एक जो है यूनिट में लिख दें, कुंटल प्रति हेक्टेयर, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में हुई उपज को हम उत्पादकता बोलते हैं। और अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, उत्पादकता को अंग्रेजी में प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। में पूछा है, प्रोडक्शन में पूछा है, तो प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, MP दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे पंजाब है परंपरागत रूप से। नेक्स्ट देते हैं, द फ्रूट क्रॉप कॉमर्शियली कल्टीवेटेड फॉर एडिबल फ्रूट इन द एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में खाद्य फलों हेतु व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली प्रमुख फल फसल कौन सी है, तो सबसे पहले पूछा है एरिड। तो एरिड जोन में सबसे ज़्यादा जो है बेर को उगाया जाता है राजस्थान में। और बेर को इसलिए सबसे ज़्यादा पूछा है तो क्योंकि बेर क्या है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट है, इसको बोलते हैं, बेर को बोलते हैं। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। आंवला भी उगाया जाता है, लेकिन ये सेमी एरिड कंडीशन में उगाया जाता है, सेमी एरिड कंडीशन में उगाया जाता है। अब आपको बताना है कजरी कहाँ पे है। ठीक है, कजरी कहाँ पे स्थित है। लीची जो है ये क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सी है, लीची है। और नेक्स्ट वन जो है आपका सेब है, ये किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है। तो इसमें बेर जो है छात्रों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इसेंशियल स्टेप इन सीन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का पहला इसेंशियल स्टेप कौन सा है, जर्मिनेशन का पहला इसेंशियल स्टेप है आपका बीज का फोटोसिंथेसिस। जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस और जर्मिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। जब तक हरित लवक नहीं बनेगा तब तक फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होगा। फ्लावरिंग,
फ्लावरिंग तो बाद की बात है, जर्मिनेशन की तो बात ही नहीं है। इमरजेंस ऑफ रेडिकल, मूलांकुर का निकलना। जर्मिनेशन का पहला जो स्टेप है वो कब कहेंगे जर्मिनेट, जब मूलांकुर निकल आएगा। लेकिन चरण क्या पूछ रहा है, इसेंशियल स्टेप कौन सा है, जरूरी क्या जर्मिनेशन के लिए, तो एम्बिशन होना जरूरी है। क्या जरूरी है, एम्बिशन ऑफ वाटर, पहले जल का अंतः शोषण होगा, वो तक फूलेंगे फिर रेडिकल निकलेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो एम्बिशन ऑफ द वाटर है। अगला है ब्लॉसम इंड रॉट टोमेटो में किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। इस पे जो है आप जो है यहाँ पे क्या कर दिया, टमाटर के फलों में ब्लॉसम इंड रॉट मुख्यतः किस कारण होने वाला एक शारीरिक विकार है। यहाँ पे मुख्यतः अगर शब्द नहीं लगाता तो इसको आप चैलेंज कर सकते थे, क्योंकि मुख्यतः ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर मुख्यतः नहीं होता तो एक्सेस नाइट्रोजन के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों को इतनी तेज जो है फ्रूट और पत्तियों को बढ़ाती है कि वहाँ पे कैल्शियम का अवशोषण रुक जाता है, तो वहाँ पे ब्लॉसम इंड रॉट हो जाती है। लेकिन मुख्यतः शब्द लग गया है तो कैल्शियम वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम इंड रॉट, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली टेबल अच्छे से पढ़ लेना है, याद करना है, एक प्रश्न आएगा। सोइंग द सीड बियॉन्ड इट्स प्रॉपर डेप्थ ऑफन लीड्स टू, बीज को उचित गहराई से अधिक गहराई पर बोने पे क्या होगा, वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के समय। ठीक है, अधिक उपज मिलेगी, नहीं मिलेगी। इमरजेंस, अंकुर निकलने में असफल होगा, बिल्कुल सही, अंकुर ही नहीं निकल पाएगा अगर ज्यादा गहराई में आप बो देते हो। बेहतर प्रतिरोधता भी नहीं मिलेगी और त्वरित अंकुर भी नहीं मिलेगी, यानी अंकुर निकलने में असफल हो जाएगा क्योंकि वो अधिक गहराई में बोया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, इन इंडिया लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स द फील्ड वाइज रजिस्टर्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ प्लॉट नंबर एरिया एंड क्रॉप बोन इज कॉल्ड। भारतीय राजस्व अभिलेखों में खेतवार प्लाट संख्या लिखी हो, जिसमें क्षेत्रफल लिखा हो, बोई गई फसल का नाम लिखा हो, इस जो है अभिलेख को आप क्या कहते हैं, इस अभिलेख को आप क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं, खतौनी कहते हैं, पट्टा कहते हैं या जामबंदी कहते हैं। तो इसको हम खसरा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, खसरा के नाम से जानते हैं। खसरा में पूरी तरीके से जो है आपका है अभिलेख दिए होते हैं। और खतौनी में जो है खसरा का समूह, मतलब किसी एक व्यक्ति के जो बहुत सारे खसरा हैं उनको इकट्ठा कर दो तो ये हो जाएगी खतौनी। और जामबंदी मालिकाना हक देती है, पट्टा सरकार जो है किसको देती है, किसानों को देती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका खसरा। खसरा जो है सही ऑप्शन है, इसमें प्लाट संख्या, क्षेत्रफल एवं बोई गई फसल के बारे में लिखा हुआ होता है। अगला देखते हैं, द टॉक्सिक कंपाउंड दैट लिमिट लाइव स्टॉक फीडिंग ऑफ यंग सोरगम फॉडर, ज्वार के कोमल चारे को पशुओं को खिलाने में सीमा लगाने वाला विषाक्त यौगिक कौन है। पशुओं को हम कहते हैं कि 30 से 40 दिन वाले ज्वार को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें धूरिन होता है और धूरिन से क्या निकलता है, HCN निकलता है। हाइड्रोजन साइनाइड के कारण ये क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनिक अम्ल जो है इसके कारण ज्वार जो है विषाक्त हो जाता है। क्लियर। अगला है, सीसम सीड आर कॉमर्शियली वैल्यूड प्राइमरी फॉर द हाई, तिल के बीज मुख्यतः अपनी उच्च किस सामग्री के कारण वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान माने जाते हैं। तिल के बीज क्यों मूल्यवान है, क्योंकि इनमें पाया जाता है एल्कलॉइड कंटेंट, नहीं, एडिबल ऑयल कंटेंट। इसको इसलिए कभी कभी क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, किसको, तिल के। और तिल अपने तेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। 45 से 55% तक तेल जो है इसमें निकल आता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन और वैरायटी के आधार पे। कहीं कहीं पे क्वीन ऑफ ऑयल सीड देखोगे तो सरसों को लिखते हैं, लेकिन कौन है यहाँ पे, सीसम को लिखा गया है। तो आप ये देख लेंगे, ऐसा कोई शब्द वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो तिल क्यों मूल्यवान है, अपने तेल के लिए, कहते हैं ना इन्हीं तिल से क्या निकालना है, हमें तेल निकालना है। साहीवाल किसकी ब्रीड है, तो साहीवाल किसकी ब्रीड है, गाय की ब्रीड है। साहीवाल किसकी है, गाय की नस्ल है। गोट की है, गोट की तो बर्बरी बकरी होती है। सिप की बताओ कोई एक जो है, जो पिछ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कैटल यानी गो वंश की है। भैंस की मुर्रा होती है। तो मूल स्थान इसका पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्या है, जिला है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये जो है आप देखोगे स्पेसीज ग्रो की जाती है। वन ऑफ द बेस्ट काउ ब्रीड इन इंडिया। अगला, ऑनियन किससे प्रोपेगेट किया जाता है, तो ऑनियन तना कलम से नहीं, अब इसकी कलम लगाओगे नहीं होगी। एयर लेयरिंग भी नहीं होती ऑनियन।
सेट एंड सीडलिंग से जो है ऑनियन का प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं। कमर्शियली प्रोपेगेशन रबी ऑनियन सीड से, खरीफ में कभी कभी सेट्स लगाते हैं। तो सीड रेट कितना है ऑनियन का? 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर है। और सेट अगर लगा रहे हो तो 10 से 12 कुंटल सेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सेट्स हैं जो छोटे छोटे ऑनियंस आप देख रहे हो। नेक्स्ट, जर्सी इज एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ। जर्सी किसकी जो है एक विदेशी नस्ल है। जर्सी किसकी एक विदेशी नस्ल है। तो जर्सी किसकी नस्ल है? गाय की ही नस्ल है। इसका ओरिजिन कहाँ है? जर्सी द्वीप है, यूके का जर्सी द्वीप है जर्सी नस्ल। ठीक है, भेड़ बकरी पोल्ट्री की नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा प्रश्न था। बरसीम कौन सी फॉडर क्रॉप है, किस सीजन की? बरसीम एक लेगुमिनस फॉडर क्रॉप है और ये ज्यादातर रबी सीजन में लगाई जाती है। रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, खरीफ की भी नहीं है, पेरिनियल भी नहीं है और जायद भी नहीं है। अब रबी की कौन सी हैं इनको जान लेते हैं। लूसर्न, इसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। बरसीम को किंग ऑफ फॉडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अगला ओट है और अगला जो है सफ्ताल है। सफ्ताल भी एक लेगुमिनस क्रॉप है। खरीफ में देखेंगे तो सोरगम, पर्ल मिलेट, फॉडर कॉर्न, क्लस्टर बीन और काउपी लगाई जाती है। वहीं पेरिनियल में नेपियर ग्रास, ठीक है, बुफेलो ग्रास और ग्यूनिया ग्रास जो है ये किसमें की जाती हैं आपकी? ये आपकी पेरिनियल नेचर वाली जो है फसलें हैं। तो आप देख लो, नेपियर, बुफेलो ग्रास, ग्यूनिया ग्रास। ठीक है, जायद में कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की ही लगाई जाती हैं चीज़ें जायद वाली। तो मेनली रबी, खरीफ और पेरिनियल के बारे में आप अच्छे से जान ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बरसीम एक क्या है? रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, अगला सॉइल स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल क्या कहलाता है? सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। यही है, कणों के पुंजों में व्यवस्थित होना सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये सभी लोगों ने कर लिया होगा और आसान भी था सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर। कॉटन फाइबर किससे होता है? तो जिनिंग करते हैं। जिनिंग में क्या करते हैं? बीजों से जो है कॉटन फाइबर को निकालते हैं। तो इसको क्या हम कहेंगे? सरफेस ऑफ द सीड। इसमें सही ऑप्शन होगा। बार्क से नहीं निकालते, बार्क से तो जूट का निकालते हैं, रूट कार्टेक्स और लीफ वेन से भी नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द टाइल ड्रेनेज, फिर से आ गया टाइल ड्रेनेज, जो टाइल्स के ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते थे, जो अब प्लास्टिक के पाइप यूज किए जाते हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे लाभकारी नहीं होती है? कहाँ पे आपको लाभकारी नहीं मिलेगी? कहाँ नहीं लगेगी? उच्च जल स्तर वाली भारी चिकनी मृदाओं में लाभकारी होगी, होना चाहिए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एरीगेटेड क्रॉपलैंड, अधिक उत्पादक सिंचित कृषि भूमि में। अत्याधिक परागम्य रेताली मृदानों में जहाँ जल स्तर निम्न है। तो जहाँ पे जल स्तर निम्न होगा वहाँ पे ये कमर्शियल होगी? नहीं होगी, क्योंकि जल स्तर निम्न है और उससे हम टाइल प्रणाली लगा देंगे तो सारा का सारा जल जो मिट्टी में जाना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका क्या है? सही है। ठीक है, नहीं पूछा इसलिए। येलो रस्ट इन व्हीट इज मोस्ट डैमेजिंग व्हेन द प्रेवलिंग बेजर इज। येलो रस्ट जो है गेहूं का पीला रतुआ रोग सर्वाधिक हानिकारक है, किस प्रकार के मौसम में होता है? तो जितने भी रस्ट हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है। इसको बोलते हैं पक्सीनिया स्टेप्टोफॉर्मिस के नाम से जाना जाता है। और ये कूल और ह्यूमिड कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है असर पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द टाल ट्रीज अकर थ्रू द। जड़ों से ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक रसारोहण, जिसे एसेंट ऑफ सेप किस ऊतक के माध्यम से होता है? अभी हमने जल्द में पढ़ा था कि जब ग्रेविटी के विपरीत जो है जड़ से जो है लीफ तक जो है कोई भी द्रव पहुंचता है, उस कैसे पहुंचता है? जाइलम बेसल से पहुंचता है। किससे पहुंचता है? जा से जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल या रस। ठीक है, फ्लोएम से फूड बनता है। फ्लोएम से क्या होता है? फूड होता है। कॉर्टेक्स और इपिडर्मिस भी ऊपर ही पाए जाते हैं, इसलिए ये भी जो है रसारोहण से संबंधित नहीं है। जाइलम इसमें जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ ए लेगुमिनस क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन प्राइमरी इंप्रूव द सॉइल। फसल चक्र में दलहनी फसल का सम्मिलित मुख्यतः मृदा के किस तत्व स्तर में सुधार लाना होता है? दलहनी फसलों को हम क्यों लगाते हैं? नाइट्रोजन में सुधार करने के लिए, कि उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजन है कहीं पे, वही लगा देना है। ठीक है, तो राइजोबियम दलहनी फसलों में यूज होता है। और किस लिए यूज होता है? ये मृदा में जो है नाइट्रोजन के स्तर को सुधार करने के उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली रीचेज केरला बाई। साउथ वेस्ट मानसून जो है केरला में कब पहुंचते हैं? तो साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले तो सबसे अधिक बारिश इंडिया में जो है साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून उठते कहाँ से हैं?
ये साउथ वेस्ट मानसून जो है छात्रों हिंद महासागर से उठते हैं। मानसून बनते क्यों हैं? क्योंकि महासागर का तापमान जो है क्या हो जाता है, ठंडा होता है और ज़मीन का तापमान गर्म होता है, जिससे वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हवा उस प्रेशर को जो है ढकने के लिए जाती हैं। तो ये हवा नमी युक्त होती हैं, इसीलिए मानसून कहलाती हैं। और ये जैसे भारत में पहुँचती हैं 2 भाग में बँट जाती हैं, एक अरेबियन सी भाग में और दूसरा बे ऑफ बंगाल भाग में। तो दोनों अलग-अलग जगह पे आपको बारिश करते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएँ हैं, बे ऑफ बंगाल शाखा और अरेबियन सी शाखा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है? मेघालय के मासिनराम में होता है, नाम ही मेघालय, मेघों का क्या है, घर है। कहाँ? मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब कौन से मानसून से होगी मासिनराम में? बे ऑफ बंगाल। ये नॉर्थ ईस्ट में क्या करती हैं? बारिश करती हैं। सबसे सर्वाधिक बारिश किस मानसून से होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। तो केरला के तट पे कब पहुंचता है? ये तो आप खूब सुन रहे होगे, अभी ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से बताओगे। सर 1 जून को केरला के तट पे पहुंच जाता है। वैक्सीनेशन ऑफ हेल्दी कैटल एंड बिफेलो अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज इज रिकमेंडेड बाय एवरी। स्वस्थ गायों एवं भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण अंतराल पर अनुशंसित किया गया है। ये आपसे पूछा गया था, टीए में पिछली बार ये प्रश्न आया है, यानी हर 6 महीने पे आपको लगाना है, ठीक है, हर 6 महीने पे। नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे पाया जाएगा? थाइलाकॉइड की झिल्लियों में होता है, साफ साफ आपको स्पष्ट बताया गया था। स्टोमा में नहीं होता है, ठीक है। स्टोमा से जो थैलाकॉइड झिल्लियां हैं उनमें होता है, ठीक है। स्टोमा में क्या होता है? स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो मेन है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आसपास जो लेयर होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में नहीं, ठीक है। ये पहले समझो कि कहाँ पे होती है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है लाइट होती है और डार्क रिएक्शन स्टोमा में होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना समझो। केल्विन चक्र की बात की जा रही है, उसमें CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रथम चरण को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन है? कौन जो है फेविकोल का काम कर रहा था केल्विन चक्र में? केल्विन चक्र कौन सा है? C3 साइकिल। और हैच एंड स्लैग पाथवे को क्या कहते हैं? C4। अब आप देखना, ये है पूछ क्या रहा है, C3, तो C3 में क्या था? पिप कार्बोक्सिलेज। ये था? नहीं था सर। ये किस में था? ये हैच एंड स्लैग पाथवे में था। पायरुवेट काइनेज था? नहीं था। कौन ऑक्सीजन और जो है जो दोनों से जुड़ रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से? रूबिस्को। रूबिस्को के रोकने के लिए तो क्रेंज एनाटॉमी बनी और ऊपर जाके मीजोफिल सेल्स में तब जाता था पिप कार्बोक्सिलेज। तो इसमें सही है, रूबिस्को एंजाइम जो है किस में पाया जाता है आपका? C2 फिर कैल्विन साइकिल में। किस साइकिल में? कैल्विन साइकिल में पहला जो एंजाइम है कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के लिए, उसका नाम रूबिस्को है। C4 साइकिल में कौन सा है? पिप कार्बोक्सिलेज है। दोनों में अंतर समझ लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे रूबिस्को जो है सही आंसर होगा। और इससे आते भी प्रश्न है, सैप सकिंग इंसेक्ट पेस्ट आर बेस्ट कंट्रोल्ड बाय। सैप सकिंग को सबसे अच्छा कंट्रोल करना है क्योंकि ये पौधे का रस चूसते हैं। तो रस चूसते हैं तो सबसे अच्छा कंट्रोल करने के लिए क्या है? आप सीधे जो है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डाल दो, जिससे रस में ही इंसेक्टिसाइड घुल जाए। तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। कौन कौन से हैं सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में यूज होने पे? तो इमिडाक्लोरोपिड, मिडा नहीं, इमिडाक्लोरोपिड, इसके बाद थाइमेथोक्सोन, इसके बाद एसिटामिप्रिड, ये सब जो है नियोनिकोटिनामाइड्स के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में क्लासिफिकेशन, तो उसमें समझेंगे। ये सब जो है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड छात्रों होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स द पल्स क्रॉप ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया। मानक भारतीय कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो मानक जो है स्टैंडर्ड इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की बात करें, अलग अलग तरीके के स्टैटिक्स आती हैं। फिर से एग्जामिनर ने कहा कि भाई अगर, क्योंकि पता नहीं कब एग्जाम हो, तो एग्जाम कब हो, तो इसलिए इसने मानक लगा दिया। अब मानक में आपको बताना, चिकपी है सबसे ज़्यादा जो है चिकपी का प्रोडक्शन है, फिर पिजन पी का 15% के आसपास है, फिर ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और लेंटिल। कुछ इस प्रकार से जो है आप एरिया वाइज देखोगे तो आपको याद रखना है कौन सी दलहनी फसल, कौन सी जो है आपकी ऑयल सीड क्रॉप, कौन सी सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाई जाती है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो चिकपी जो है सही सही सर
एरिटीनम। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जूट फाइबर फ्रॉम द स्टेम बाय माइक्रोबियल एक्शन इज टर्माइड। माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा जूट के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। अभी हमने बताया जिनिंग किससे संबंधित है, कॉटन से संबंधित है, सीड से फाइबर निकाला जाता है। रेटिंग किससे संबंधित है, जूट से। जूट को और क्या कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्ट्रिपिंग, अलग अलग रेशों को निकाल के कॉम्बिंग मतलब सीधा करना, ये भी संबंधित है, लेकिन इस प्रोसेस को हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो है सही है। सॉइल पीएच 7 है तो क्या इंडिकेट करता है कि सॉइल जो है उदासीन है। ये तो प्रश्न जो है बच्चों वाला प्रश्न था, ये प्रश्न सही है। जिसका ये भी गलत है तो समझ लो आपका टीजीटी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट किससे होता है, फाइटोफेरेरा इन्फेस्टान से होता है। इसके कारण आयरलैंड में 1945 के दशक में क्या आ गई थी, फेमाइन आ गई थी, भूखमरी आ गई थी। तो लेट ब्लाइट पैथोफेरेरा इन्फेस्टान से होती है। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से, आ से अर्ली क्या है, ए है, तो अल्टरनेरिया सोलेनी अगर पूछे तो ये किसके लिए है, ये है अर्ली ब्लाइट के लिए। कंसेंट्रिक रिंग इसमें बनेगी, लेकिन लेट ब्लाइट में है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। अगला प्रश्न देखें छात्रों, एडल्ट इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा आर कॉमनली नोन एज। लेपिडोप्टेरा गण के वयस्क कीट क्या कहलाते हैं, तो लेपिडोप्टेरा गण के जो निम्फ होते हैं उन्हें इल्ली कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, और एडल्ट को क्या कहेंगे, बटरफ्लाई कहेंगे या फिर मॉथ कहेंगे। ये बटरफ्लाई है और दूसरा मॉथ है। जब बटरफ्लाई बैठती है तो इसके पंख खुले रहते हैं, और मॉथ जब बैठेगा तो उसके पंख क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बटरफ्लाई हमेशा दिन में घूमती है और मॉथ जो है रात्रिचर है। ठीक है, तो बीज एंड बटरफ्लाई जो है सही है। अगला जो प्रश्न है, रिंगिंग ऑफ ब्रांचेज इन फ्रूट ट्रीज प्रमोट। फलदार वृक्षों की शाखाओं में रिंगिंग किस लिए किया जाता है, तो रिंगिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग की टेक्निक में हमने पढ़ा था। तो प्रूनिंग क्यों की जाती है, प्रूनिंग इसलिए की जाती है जिससे कि फ्रूटिंग ज़्यादा हो, ईल्ड अच्छी मिले। ट्रेनिंग क्यों की जाती है, जिससे उसका स्ट्रक्चर अच्छा बने। तो कहीं है फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, है, यही सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल जेनेटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइव स्टॉक ब्रीडिंग प्रोग्राम इज। पशुधन प्रजनन कार्यक्रमों का प्रमुख आनुवांशिक उद्देश्य क्या है। क्यों करते हैं पशुधन प्रजनन कार्यक्रम, बॉडी साइज उनका इंक्रीज करना है। अरे बॉडी साइड बहुत साइज का इंक्रीज करने में हम नहीं करते हैं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम पशुओं को दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए थोड़े करते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक को। तो चेंज इन कोट कलर, त्वचा के रंग में परिवर्तन करना, ये भी कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं, उद्देश्य हो सकता है, प्रमुख नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड्स, इकोनॉमिक ट्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करना ज़्यादा ब्रॉड है। इनको मान से उसमें तो बॉडी साइज भी है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रेड्स के अंतर्गत आएगा। ब्रॉड सेंस में यही है, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पेसीज भी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके अनुसार। ठीक है, द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन द सीड और यंग प्लांट्स स्पेशली टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो लो टेम्परेचर जब हम सीड्स या यंग प्लांट्स को देते हैं फ्लावरिंग के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। लाइसेंको ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो स्कैरिफिकेशन जो है हार्ड सीड कोड को तोड़ना क्या है, स्कैरिफिकेशन है। चाहे वो HCl से करो, चाहे H2SO4 से करो, चाहे जिससे करो। वर्नलाइजेशन सही ऑप्शन है। फोटो पेरिडिज्म आप समझ ही गए कि प्रकाश कालिता, शॉर्ट डे लॉन्ग डे, उसके बारे में। स्ट्रेटिफिकेशन भी एक प्रकार का सीड डोर्मेंसी ब्रेकिंग मेथड है। कैसे किया जाता है छात्रों स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है आपका लो टेम्परेचर देके। तो यहाँ फ्लावरिंग के लिए जब लो टेम्परेचर पूछे तो आपको कुछ नहीं बोलना है, सीधे बोल देना है कि सर ये वर्नलाइजेशन इसमें सही उत्तर होगा। अगला है, प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज। पौधे को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व देना, जो यहाँ पे थोड़ा सा जो हिंदी है कहलाते हैं, ये पूछा है प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज। तो पौधे को ऐसे न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, आप जब देखेंगे वीडियो तो उसमें पता हो जाएगा। ठीक है ना, टॉक्सिक, बेनिफिशियल और माइक्रो नहीं है। कौन से न्यूट्रिएंट है इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, आप कमेंट करके बता सकते हैं, लिखने की बार बार ज़रूरत आपको नहीं है। अगला है, क्रॉस दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन वन ग्रोइंग सीजन एंड रिक्वायर रीसोइंग आफ्टर हार्वेस्ट आर टर्म एज। वह फसलें जो एक ही वृद्धि ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं।
एक ही ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं तथा कटाई के बाद फिर से बुआई की आवश्यकता होती है। याद आया? ये एनुअल क्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एनुअल क्रॉप्स होते हैं। बाइनियल एक वर्ष में अपनी वृद्धि, दूसरे वर्ष में पुष्पन क्रिया करेंगी। पेरिनियल लगातार जो है वृद्धि और पुष्पन क्रिया करते रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। सदाबहार फसलें ये अपनी पत्तियां कभी भी गिराती नहीं, इनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फसलें। अगला, द पल्स क्रॉप प्रीडोमिनेंटली कल्टीवेटेड एज ए रवि सीजन क्रॉप इन इंडिया। रवि सीजन क्रॉप के रूप में कौन सी पल्स क्रॉप सबसे ज्यादा यूज होती है? ग्रीन ग्रैम, ब्लैक ग्रैम या फिर लेंटिल? लेंटिल इसमें जो है सही ऑप्शन होगा। ग्रीन ग्रैम, ब्लैक ग्रैम और काउपी ये जो है प्रीडोमिनेंटली रबी क्रॉप नहीं, खरीफ और आपको जायद में देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉप। अगला है सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ देयर डॉटर इज कॉल्ड। उनकी पुत्रियों के औसत प्रदर्शन के आधार पर प्रजनन साँडों का चयन कहलाता है। वे जो साँड है, साँड दूध तो देते नहीं है, तो दूध की मात्रा कैसी होगी इसकी प्रोजनी में, और साँड का हमें चयन करना है तो हम प्रोजनी में देखेंगे ना कि उसकी जो बछिया हुई उनमें दूध कितना है। तो प्रोजनी से जब हम चयनित करते हैं उसके पेरेंट को, तो इसको कहते हैं प्रोजनी सिलेक्शन, प्रोजनी टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। फैमिली सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन अलग है। जब पेरेंट्स को देख के चयन किया जाए तो पेडिग्री सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोजनी परीक्षण जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि सांड तो दूध नहीं देता, दूध उसकी प्रोजनी में ही देख के हम उसका सिलेक्शन करेंगे। हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसे आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को व्यक्त करने के लिए कौन सी जो है मात्रक किया जाता है? तो सी मोल प्रोटॉन पर केजी जो है ये उपयोग में लाया जाता है, जिसे पहले जो है मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम के रूप में देखा जाता था। ठीक है, सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी जो है इसका मात्रक होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का। ठीक है, पीपीएम तो आप जानते हो, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में कौन सा भाग है। इसको अगर ठोस है तो 1 मिलीग्राम अगर 1 लीटर में बना दोगे तो बोलेंगे 1 पीपीएम, और अगर लिक्विड है तो 1 माइक्रोलीटर जो है 1 लीटर में 1 पीपीएम हो जाए। इसमें भी मोरल और मोलल सोल्यूशन का है, लेकिन इतना आप जान लो। अगला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इन इंडिया द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया इन सप्लाइड बाई। भारत के हालिया कृषि आंकड़ों के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग किसके द्वारा सिंचित किया जाता है? कल ही पढ़े हो, किसके द्वारा किया जाता है? ट्यूबवेल के द्वारा। और ट्यूबवेल के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर आपको दिखेगी। निजी ट्यूबवेल ज्यादा हो गए, 99% निजी ट्यूबवेल है, 1% सरकारी ट्यूबवेल है। द रिकमेंडेड सोइंग पीरियड फॉर टाइमली सोन इरीगेटेड व्हीट इन नॉर्दर्न इंडिया इज। उत्तर भारत में समय पर बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की अनुशंसित बुआई अवधि क्या है? उत्तर भारत में अनुशंसित कौन सी बुआई की जो है डेट है? 1 से 25 नवंबर तक है। कब है? 1 से 25 नवंबर तक है। ये इसमें जो है सही उत्तर आएगा, फिर पछेती हो जाता है। द इंडियन साइंटिस्ट हु लेड द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन है? कौन से वैज्ञानिक ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया? तो आपको पता है MS स्वामीनाथन भारत में किए थे। हरगोविंद खुराना किससे संबंधित हैं? बताइए आप। जीन एडिटिंग से संबंधित है। किससे हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष वाले हैं। वर्गीस कुरियन जो है ये जो है व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब की आपका आसान आ गया MS स्वामीनाथन, क्योंकि आपको 10th तक बच्चों को पढ़ाना है या 8वें तक। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट प्रिस्क्राइब फॉर द सर्टिफाइड सीड ऑफ मोस्ट मेजर सीरियल क्रॉप्स इज जनरली। भारतीय न्यूनतम बीज सीमा प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार अधिकांश प्रमुख अनाज फसलों के प्रमाणित बीज हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत सामान्यता कितना होना चाहिए? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन था। ज्यादातर अनाजों में 85% जो है होना चाहिए। ठीक है, किसी में कम भी होता है, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, लेकिन 85% जो है इसमें सही ऑप्शन आएगा। द लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? केरल है। केरल की जो जलवायु है वो रबर प्रोड्यूसिंग के लिए उपयुक्त है। रबर कैसे निकलती है? तने की टैपिंग करके निकलती है। कौन सी सेल से निकलती है? लैक्टीफेरस सेल से निकलती है। अगला जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं, क्योंकि केरल अकेले इस समय 70% जो है रबर उत्पादन करता है।
ये एक प्लांट का नाम है हेबिया ब्रेसिलेंसिस से रबड़ निकाली जाती है। किस फैमिली का है आप कमेंट करके बताइए। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कोटायाम केरला में है, आपको हॉर्टिकल्चर वालों याद कर लो, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में रबड़ उत्पादन केरला की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये नेचुरल रबड़ का सोर्स कौन सा है? हेबिया ब्रेसिलेंसिस। अगर पूछे कौन सा जो है ऑर्नामेंटल रबड़ है तो उसका नाम है फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका जो है ये क्या है? ऑर्नामेंटल रबड़ है। क्लियर? नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ द एनिमल मोर क्लोजली रिलेटेड देन द पॉपुलेशन एवरेज टर्म, जनसंख्या के औसत तुलना में अधिक संबंधित पशुओं का संकरण क्या कहलाता है? तो ये कह रहा है कि जनसंख्या की औसत की तुलना में अधिक संबंधित पशुओं का संकरण क्या कहलाता है? किसका संकरण? संबंधित पशु। संबंधित पशु क्या होगा? इनब्रीडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग कहलाएगा। ग्रेडिंग अप एक प्रकार का बैक क्रॉस टाइप का होता है, जब एक उन्नत जो है पेरेंट से बार बार किसी जो है फीमेल पेरेंट का क्लास करवा के क्या किया जाता है? ग्रेड किया जाता है। अगला क्रॉस ब्रीड, और जब कोई बाहर की, जैसे आप मान लो साहीवाल का क्रॉस जो होलिस्टाइन फ्रीजियन से किया गया तो उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रिजेज अलोंग द कंटूर ऑफ स्लोपिंग लैंड कंजर्व मॉइस्चर बाय, ढलवा भूमि के समोच्च के साथ मेड़ों पर फसल उगाने से नमी संरक्षित हो जाती है। क्यों क्यों नमी संरक्षित होती है? जब हम कहाँ ढलवा भूमि में कंटूर के मेड़ों के फसल चक्र पर उगाते हैं, कंटूर फार्मिंग जिसको कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होता है इसलिए नमी सुरक्षित है? नहीं सर। रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉइल टेम्परेचर से होती है? नहीं। चेकिंग रन ऑफ एंड प्रोमोटिंग इनफिल्ट्रेशन, अपवाह रोका जाता है जिससे अंतराष्ट्रवण बढ़ जाता है, इसीलिए नमी संरक्षित रहती है। खेतों में वायु गति बढ़ाने से ये भी सही ऑप्शन नहीं है। अगला है सेपरेटिंग क्रॉप रेजिड्यूस, सेपरेटिंग क्रॉप रेजिड्यूस और पॉलीथीन ओवर सॉइल सरफेस टू रिड्यूस इवापोरेशन इज टर्माइड, वाष्पीकरण कम करने हेतु मृदा सतह पर की फसल अवशेष डाले जाएं या फिर पॉलीथीन बिछाना क्या कहलाता है? तो मल्चिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मल्चिंग। कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस विद ऑर्गेनिक मैटर, आइदर ऑर्गेनिक मैटर और बाई पॉलीथीन इज नोन एज मल्चिंग। मल्चिंग के अपने कई फायदे हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज, कृषि की वह शाखा जो खेत फसलों के उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो सिंपल सी बात है, ओलरीकल्चर क्या है? सब्जी उत्पादन है। वेजिटेबल साइंस। हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान है, लिखा ही है। फ्लोरिकल्चर क्या है? पुष्पोत्पादन है। एग्रोनॉमी क्या है? यही एक ही बचा, फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट दोनों जिसमें किए जाते हैं उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। और एग्रोनॉमी के फादर कौन है आप हमें बता सकते हैं? ए क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ 200% किसको इंडिकेट करती है? अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% है तो क्या इंडिकेट करती है? तो नंबर ऑफ फसल जो बोई गई, अगर एक बोई जाएगी एक वर्ष में तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% होगी। अगर दो बोई जाएंगी तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी? 200% होगी। 200% के लिए प्रतिवर्ष हमें 2 फसलें बोनी होंगी, ठीक है। आसान सा दिया था, से कठिन भी कह सकता था कि प्रति 2 वर्ष में 4 फसलें। तो कठिन में आप फंस जाते हैं। अगला है द फर्मेंटेशन ऑफ फीड बाय सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कैटल टेक्स प्लेस चीफली इन, गायों में सहजीवी सूक्ष्मजीवों द्वारा आहार का किण्वन प्रमुखता कहाँ पे होता है? अब ये सब जितने भी हैं रूमेन कहलाते हैं, क्योंकि इसके एब्डोमेन के 4 भाग हैं। कौन कौन से? रूमेन, एब्डोमेसम, रेटिकुलम और ओमेजम, 4 भाग होते हैं। फर्मेंटेशन सहजीवी कहाँ होता है? रूमेन में होता है। तो रूमेन याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक किण्वन कक्ष कहलाता है, पाउच, ठीक है। 80% से बड़ा आकार में है। इसका पीएच जो है कितना होता है? 6.2 से 6.8 होता है, यानी बहुत हल्का अम्लीय होता है। चारे में सेल्यूलोज का मुख्य पाचक स्थल होता है। सेल्यूलोज मुख्य रूप से रूमेन में पचता है, भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसमें जीवाणु और प्रोटोजोआ भी होते हैं। इसमें जो है ओलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण होता है रूमेन में। और लैक्टिक एसिडोसिस जो है एक रोग, यहाँ पे अगर देखोगे अचानक अधिक अनाज खाने से लैक्टिक एसिडोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे अफरा डिजीज बन जाती है। दूध का फैट बनाने वाले एस्टिक एसिड का निर्माण भी ये यहाँ पे होता है रूमेन में, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग पूछे
या पूछे फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा, तो आपको र्यूमेन बताना है। या पूछ ले मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है लाइव स्टॉक के द्वारा निकलती है। रेटिकुलम को हनी कॉम्ब बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। 5% भाग जो है पेट का होता है रेटिकुलस, और इसमें जो है जब जुगाली की शुरुआत करता है तो कुछ कीले हो सकती, तार हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकता है, वो अंदर ना जाने पाए, उसका काम रेटिक्यूलम करता है। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है ओमाइजम, इसको बोलते हैं मैनीपाइल्स। 7 से 8% तक होता है, पीएच 6 से 6.5 होता है। भोजन, पानी और खनिज लवणों का अवशोषण यहीं पे होता है। ऊंट और लामा के पेट में यह भाग अनुपस्थित होता है, ऊंट में और लामा में यह भाग नहीं होता। कौन सा भाग नहीं होता है? ओमेजम भाग ऊंट और लामा में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा भोजन कणों को बारीक छानने का काम होता है। फिर आगे आता है एबोमेजम। एबोमेजम 7 से 7.5% भाग होता है। ये बहुत ही तीव्र अम्लीय होता है। अगर पूछा है सबसे तीव्र अम्लीय भाग कौन सा है, तो एबोमोजम है। इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पाचन एंजाइम का स्त्रावन रूमेन में आए सूक्ष्मजीवों को मारकर जो है माइक्रोबियल प्रोटीन प्राप्त करना होता है। नवजात बछड़ों में यह भाग सबसे बड़ा और सबसे विकसित होता है। कौन सा? एबोमेजम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो र्यूमेन है। ए फर्टिलाइजर दैट रजिस्ट रैपिड डिस्कलोरेशन एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली इज कॉल्ड। एक उर्वरक जो शीघ्र घुलने का प्रतिरोध करता है तथा पोषक तत्वों को धीरे धीरे मुक्त करता है, क्या कहलाता है? स्टेट उर्वरक। स्टेट उर्वरक का मतलब सिंगल उर्वरक, चाहे उसमें नाइट्रोजन है, यूरिया। यूरिया एक क्या हो गया? स्टेट उर्वरक हो गया, इसमें एक ही उर्वरक पाया जाए। लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, कमेंट करके बताइए। और नैनो डीओपी में जो है किस अनुपात में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है? हो सकता है अगली बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। क्विक रिलीज फर्टिलाइजर भी नहीं, क्योंकि ये क्या कह रहा है? शीघ्र घुलने का प्रतिरोध करता है, यानी एक ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। जैसे नीम कोटेड या सल्फर कोटेड यूरिया इसमें मुख्य है, ठीक है। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगा। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट का सेंटर ऑफ ओरिजिन किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया? नॉर्मन ई कौन? बोरलॉग? नहीं भाई, नॉर्मन ई बोरलॉग ने नहीं किया। ये क्या थे? ये हरित क्रांति के जनक थे वर्ल्ड में। इंडिया में कौन थे? अभी आप MS स्वामीनाथन को पढ़ा। मेंडल जी ने जो है किस पे किया? गार्डन पी पे रिसर्च किया। पाइसम सटाइम वैरायटी हॉर्टेंस पे रिसर्च किया। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद दिया। NI वेविलोव जो हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है क्या बताया? सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया। कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए? अब कोई बता सकता है क्या? द सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन डेट इन्वॉल्व सिंगल सीडिंग ट्रांसप्लांटिंग, वाइड स्पेसिंग एंड इंटरमिटेंट इरिगेशन। धान की वह कृषि प्रणाली जिसमें एकल पौधरोपण किया जाता है, आपको बताया था। अधिक दूरी और रुक रुक कर सिंचाई की जाती है, क्या कहलाती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। एरोबिक राइस क्वेश्चनिंग उड़ीसा में जो की जाती है वो डायरेक्ट सीडेड है, लेकिन जो ये पूछ रहा है कि एकल रोपण जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, हम बता चुके हैं, पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। कोर्स सीरियल सच एज सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट जो हैं क्या कहलाते हैं? माइनर पल्सेस। पल्सेस से इनका कोई संबंध नहीं, छोटे दलहन तो हो ही नहीं सकते हैं। स्यूडो सीरियल्स, स्यूडो सीरियल्स भी नहीं। स्यूडो सीरियल्स कौन से हो गए? कूटू हो गया आपका। अमरेंथस, अमरेंथस के जो दाने होते हैं ये भी स्यूडो सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख सीरियल गेहूं हो गया। मिलेट्स, इसमें जो है मिलेट्स या श्री अन्न के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर नॉर्मल फीडिंग कंडीशन ए बैलेंस रेशियो और एन एवरेज डेयरी काउ शुड कंटेन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट रेफर्स टू कंसंट्रेट रेशियो। सामान्य पोषण परिस्थितियों में एक औसत डेयरी गाय के संतुलित आहार में मोटे चारे एवं सांद्र चारे का अनुपात लगभग कितना होना चाहिए? मोटा चारा कितना होना चाहिए और सांद्र चारा कितना होना चाहिए? तो मोटा अगर देखें तो कितना होना चाहिए? 60:40 जो है माना गया है बेस्ट है। अगर यहाँ पे जो है ज़्यादा आप 20:80 कर देंगे या 40:60 कर देंगे, तो इस केस में क्या होगा? अफरा रोग हो जाएगा, गैस बन जाएगी। फिर आपको जो है उसे गैस को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ट्रोकर और कैनुला से। 90-10 कर दिया तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, दूध में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी और पशुओं में भी। 60:40 में छात्रों सही ऑप्शन होना चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड इन द सेम ईयर विदाउट ओवरलैप। तो मेन चीज इसमें क्या करना है? ध्यान देना कि विदाउट ओवरलैप की बात कर रहा है। एक ही खेत में 1 वर्ष के भीतर बिना
ओवरलैप के यानी अति व्यापन के क्रमशः फसलें उगाने को करने को क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाते हैं। जब एक फसल को दूसरी फसल के साथ अनिश्चित रेशियो में उगाते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। जब एक क्रॉप कटे उससे पहले ही दूसरी क्रॉप को बो दिया जाए, ओवरलैपिंग की जाए तो रिले क्रॉप कहलाएगी, और एक निश्चित अनुपात के साथ करेंगे तो इंटर क्रॉप के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंडियन एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ड्राई फार्मिंग इन जनरली प्रैक्टिस इन रीजन रिसीविंग एनुअल रेनफॉल। मानक भारतीय कृषि विज्ञान वर्गीकरण के अनुसार शुष्क कृषि कितने पे होती है? तो लेस देन 750 मिलीमीटर से कम शुष्क कृषि है, और 750 से 1150 क्या है आपकी? ये आपकी हो गई आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग। अगर ड्राई लैंड पूछे तो आप 1150 तक, 750 से 1150 तक हो गई। अगर ड्राई फार्मिंग पूछे तो 750 से कम हो गई। और बरानी कृषि जो है, रेनफेड जो है 1150 मिलीमीटर से ऊपर होती है, बरानी फार्मिंग। ठीक है। क्योरिंग इज ए पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट गिवन टू ऑनियन एंड गार्लिक। क्योरिंग किसमें दी जाती है? जितने भी अंडरग्राउंड जो हैं वेजिटेबल्स होती हैं उनमें क्योरिंग की जाती है। टोबैको में क्योरिंग का आपने नाम सुना होगा। तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल का जो ऊपर का छिलका है वो हार्ड हो सके, पैथोजन सारे खत्म हो सके, इसीलिए एक जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। कलर और साइन देने के लिए नहीं सर, स्प्राउटिंग करने के लिए नहीं, स्प्राउटिंग तो खराब चीज़ है अगर स्टोरेज कर रहे हैं। पंजेंसी इससे इंक्रीज नहीं होती है। ड्राई द नेक, नेक को ड्राई करना, जो उसकी नेक ड्राई हो जाए जिससे उस पर कोई फंगस ना लगे, और आउटर स्केल को ड्राई करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? गर्दन एवं बाहरी छिलकों को सुखाना मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे कि ये शीघ्र खराब ना हो। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स इन यंग रूट टिश्यू अकर्स प्रीडोमिनेटली थ्रू द। कोमल जड़ ऊतकों में पादप जड़ों द्वारा जल अवशोषण मुख्यतः किस क्षेत्र से होता है? पित्त से होता है। पित्त से तो नहीं होगा, पित्त तो बिल्कुल डेड टाइप की। मैच्योर सबरीराइज रीजन, परिपक्व शरीर का क्षेत्र भी ये मैच्योर हो चुके, ये भी नहीं करते। रूट कैप का काम जल का अवशोषण करना नहीं होता, बल्कि जड़ के लिए जो है स्थान बनाना होता है। रूट हेयर जोन जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या करते हैं? वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसमें रूट हेयर सही है। जड़ वाला जो हमने जड़ के रूपांतरण पढ़ा है उसमें आपको साफ साफ क्लियर कट ये बताया गया था। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लीफ एंड एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस चीफली थ्रू, ये आपने जल्दी पढ़ा। पत्ती तथा वातावरण के बीच गैसीय विनिमय प्रमुखता किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा प्रमुखता होता है, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, पत्ती में। ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोसोम हाइड्रोटोड से क्या होता है बताओ? किससे जो है गटेशन होता है? गटेशन आपको पढ़ाया था ना, क्यूटिकल से कम होता है थोड़ा सा। अगला देखेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ब्रॉडली फॉल इनटू द ऑपरेशन कैटेगरी। कृषि उपकरण व्यापक प्रचालन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। अब ये ऑपरेशनल है, जैसे वुड, आयरन, प्लास्टिक, फाइबर, ये मटेरियल क्लासिफिकेशन आपका हो गया। ठीक है, ये मटेरियल के आधार पे हो गया। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोलिक, ये पावर के अनुसार हो गया है, पावर का ऑपरेशन के अनुसार हो गया। टीलेज, सोइंग, इंटर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ये जो है आपके ऑपरेशनल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लाइट, मीडियम, हैवी, सुपर हैवी, ये वजन के आधार पे हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है? सही है। अगला है ढैंचा इज सोन इन राइस फॉलो फील्ड प्राइमरी एज। धान कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में ढैंचा क्यों लगाते हैं? क्योंकि ढैंचा एक ग्रीन मैन्योर है, इसलिए लगाते हैं। ढैंचा को फॉडर क्रॉप के लिए यूज करते हैं, लेकिन मुख्यतः फॉडर के लिए उपयोग में ना लाकर इसे किस लिए करते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग के, फाइबर और कैश क्रॉप के लिए नहीं करते हैं। अगर है कुछ तो आप इसमें हमें बता सकते हैं। ठीक है। द एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो, पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या है? स्टेम ट्यूबर, ही पहला ही मिल गया। बल्ब किसका है? ऑनियन का है। बल्ब किसका है? ऑनियन का है। ठीक है। और ये मांसल अपस्थानिक जड़ें किसमें? स्वीट पोटैटो में जो हैं खाई जाती हैं। मूसला जड़ भी किसी की क्या खाई जाती है? आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों। इंडिया रैंक्स एट व्हिच पोजीशन इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में? तो पहली है। भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये कई बार आपको बताया जा चुका है और इसे आपको जानना भी चाहिए। नेक्स्ट, ए फार्मर विशेष टू अप्लाई 90 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूजिंग यूरिया कंटेनिंग 46% नाइट्रोजन, द यूरिया रिक्वायरमेंट। तो यूरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होगी अगर 90 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत है? तो सबसे पहले देख लो, यूरिया में 46% होगी, तो यानी दोगुने से ज़्यादा ही होगी। 90 का दूना कितना हो गया? 180। तो 180 से कौन कम है? 120 कम है, काट दो, ये तो नहीं हो सकता है। 165 भी कम है, ये भी नहीं हो सकता है। अब दो ही बचे, 196 और 230 बचा। ठीक है, लेकिन
सबसे सिंपल तरीका है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो 100 को 46 से जब भाग करेंगे 2.17 प्राप्त होता है। अगर 2.17 से हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 196 kg आ जाएगी। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम चाहें तो अपना कॉमन सेंस लगा के भी 196 निकाल सकते थे, क्योंकि 230 काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगला, द चीफ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में वायु श्वसन का प्रमुख स्थान क्या है? तो श्वसन दो बताए थे आपको, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एनारोबिक में मामला ग्लाइकोलिसिस तक रुक जाता था, वहीं से फिर क्या होता था कि जो NADH बनता था वो फिर से NAD में कन्वर्ट हो जाता था। उसमें चाहे आपका जो है एल्कोहलिक रेस्पायरेशन, एल्कोहल जिसमें बन जाती थी, या फिर लैक्टिक एसिड बन जाती थी, आपने पढ़ा था। तो उसका चीफ जो है अगर पूछे एनारोबिक का पूछता तो आपका हो जाता, कहाँ पे होता था? साइटोप्लाज्म। लेकिन एरोबिक चीफली माइट्रोकांड्रिया में होती है। माइट्रोकांड्रिया में ATS होता है और माइट्रोकांड्रिया में ही क्रेब साइकिल होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ATP बनती है। तो माइट्रोकांड्रिया इज द ट्रू जो है सही इसका जो है उत्तर है। वैक्यूल, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑप्शन दिया है कि आप क्लेम ना कर सको। कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ ए क्रॉप रिफर टू, जो किसी फसल के कार्डिनल तापमान को क्या कहते हैं? सोइंग और हार्वेस्टिंग वैल्यू को कार्डिनल तापमान कहते हैं? नहीं सर, इसे नहीं कहते हैं। डे एंड नाइट वैल्यू को ये भी नहीं कहते हैं। सॉइल एंड एयर वैल्यू को ये भी नहीं कहते हैं। मिनिमम कितना उसे चाहिए, ऑप्टिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, इसी को हम कहते हैं कार्डिनल। न्यूनतम, इसको इष्टतम लिखा जाएगा, न्यूनतम नहीं, इष्टतम, कम से कम। और जो है अधिकतम तापमान जो है, यही क्या है? कार्डिनल टेम्परेचर है। जिप्सम क्यों याद यूज किया जाता है? किसमें यूज किया जाता है? सोडिक सॉइल में जिप्सम क्या सप्लाई करता है? मैग्नीशियम सप्लाई करेगा? नहीं भाई, इसका नाम ही क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। जिप्सम का फुल जो है सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, या कुछ और होता है? आप कमेंट करके बताइए। कैल्शियम ये देगा, क्या देगा? कैल्शियम। तो सोडियम के लिए जब जिप्सम के साथ क्रिया होती है तो कैल्शियम क्ले और सोडियम सल्फेट बनते हैं। सोडियम सल्फेट नीचे लीज्ड हो जाते हैं और सॉइल का रिक्लेमेशन हो जाता है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेज नर्सरी बेड। रेज नर्सरी बेड का मानक आकार क्या है? तो मानक आकार मुख्य रूप से इसकी चौड़ाई से निकाला जाता है, और चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में होनी चाहिए। है कहीं पे चौड़ाई 1 मीटर? यहीं पे है। 0.5 तो बहुत कम हो जाएगी, 3 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, 2 मीटर भी ज़्यादा हो जाएगी। 3 गुणे 1 मीटर जो है मानक साइज है, और यहीं पे ऊंचाई भी मेंशन कर देते 15 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन क्योंकि कहीं पे 15, कहीं पे 20, कहीं पे 30 लिखी है, तो एग्जामिनर ने उसे हटा दिया कि आप लोग क्लेम ना करो। मैंगो इज बॉटनिकली क्लासिफाइड एड। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? अब ये प्रश्न बताने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग खुद कमेंट करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं बताता। अंडर नॉर्मल एग्रोनॉमिक कंडीशन द ऑयल कंटेंट ऑफ सोयाबीन सीड अप्रोक्सीमेटली रेंज फ्रॉम। सामान्य परिस्थितियों में सोयाबीन के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? 20% बताई थी, 20 से 22% तक होती है। प्रोटीन कितना होता है? 40 से 42%। कई बार पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है, तो केवल इसमें यही पूछा है। तो 18 से 22 जो है सबसे नज़दीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा आपका। ऑयल केक यूज्ड एज concentrated organic manure are classified into edible and non-edible groups on the basis of their। सांद्र जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त तेल खलियों को खाद्य एवं अखाद्य वर्गों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो खाद्य है मतलब ये खाई जाने वाले हैं या नहीं खाई जाने वाले हैं, कौन डिसाइड करेगा? नाइट्रोजन का कंटेंट डिसाइड करेगा? नहीं डिसाइड करेगा। अगर ऐसे थोड़ा यूरिया खाने लगोगे। कलर भी डिसाइड नहीं करेगा, पार्टिकल साइज भी नहीं डिसाइड करेगा। लाइव स्टॉक फीड करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिसाइड करेगा एडिबल है या नहीं एडिबल है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी छूट तो नहीं गया? हाँ नहीं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कहाँ पे होती हैं? तो ये होती हैं ग्रामीण स्तर पे। ऐसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो क्रेडिट सोसाइटी हैं विलेज स्तर पे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर नेशनल लेवल पे नाबार्ड है। ठीक है, तो ये विलेज लेवल पर होती हैं। इन ए राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वैरायटीज आर परफॉर्म मेनली। धान गेहूं फसल प्रणाली में अल्पावधि धान की फसलें क्यों मुख्यतः उगाई जाती हैं? तो एक ही कारण है कि गेहूं की समय से बुआई हो सके, गेहूं की सही से बुआई हो सके, समय सा समय बुआई हो सके। गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी लेट हैं, कौन कौन सी हैं अर्ली हैं, इसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। इफ़ एन ओवन ड्राई सॉइल सैंपल वेट 200 ग्राम। अगर ओवन ड्राई सॉइल है, उसका सैंपल वेट 200 ग्राम है, तो यहाँ पे 200 ग्राम लिख लो। ठीक है। और कोर ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम,
और इसकी बल्क डेंसिटी पूछा है। यदि 100 घन सेंटीमीटर आयतन है और इसकी जो अगर देखा जाए 200 ग्राम भार है, तो उसका स्थूल घनत्व क्या होगा? तो 200 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो है। तो इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम बच जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी बल्क डेंसिटी कितनी होगी? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब आपको बताना है, जो पूछा जाता है प्रश्न आपको जरूर कमेंट करना है। देखते हैं आप लोग देखते भी हो वीडियो या नहीं देखते हो, हाँ, या हम ऐसे ही बनाते जा रहे हैं बिना प्रचार प्रसार के। पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? पार्टिकल डेंसिटी निश्चित होती है और सॉइल में पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है ये आपको बताना है। अगला देखते हैं, ब्लैक क्वार्टर इन कैटल इज कॉज्ड बाई। गायों में ब्लैक क्वार्टर लंगड़िया रोग किसके कारण होता है? तो लंगड़िया रोग जो है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कोलेस्ट्रीडियम चौबोई से होता है। किससे होता है? कोलेस्ट्रीडियम चौबोई से होता है। पुट्ठे इसमें जो है क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाती है और कट कट की आवाज़ आती है, तो समझ लो ब्लैक क्वार्टर डिजीज हुई है, जीवाणु जनित रोग है। Among the implements listed the one used for breaking clods and leveling of the field। आप किससे जो है क्लॉड को ब्रेक कर सकते हो और साथ में लेवल भी कर सकते हो? क्या देसी प्लाव से संभव है? नहीं। क्या सब सॉइलर से संभव है? नहीं। माउल्ड रोड प्लाव से संभव है? नहीं। हैरो इसका अच्छा काम करता है। कौन करता है? हैरो। हैरो से लेवलिंग और जुताई दोनों का हो जाती है। Sowing of a crop directly into the previous crop residue without any preparatory tillage is termed as। पिछली फसल के अवशेषों में बिना किसी तैयारी जुताई के सीधे फसल बो दोगे तो इसको जीरो टिलेज बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज के नाम से जाना जाएगा। गहरी जुताई भी नहीं है, पट्टी जुताई भी नहीं है और परंपरागत जुताई तो हुई ही नहीं, तो टिलेज क्या हो गया? जीरो हो गया। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली, जो हम रिसोर्स दे रहे हैं वो खरपतवार ना पाएँ, यही तो है इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य। सॉइल पीएच को घटाना उद्देश्य नहीं है, वाटर टेबल को बढ़ाना भी उद्देश्य नहीं है और फार्म साइज का आकार घटाना भी उद्देश्य नहीं है। फार्म साइज क्या घट सकता है? तो इसमें क्या है? रिसोर्स का एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, जो मुख्य क्रॉप को दे रहे हैं वो इंटर क्रॉप को भी मिल जाए। शुगर कैन का और सी क्रॉप है, शुगर क्रॉप है, बिल्कुल सही। इसके अलावा कौन सी शुगर क्रॉप है? बीट रूट। अब क्या करे एग्जामिनर बेचारा? फाइबर क्रॉप है? नहीं है। फाइबर कौन सी? कॉटन और आपकी जूट। सीरियल क्रॉप है? नहीं है। धान गेहूं नहीं है। पल्स क्रॉप है? मूंगफली है? नहीं है। मूंगफली क्या है? पल्स क्रॉप है, तिलहन है, दोनों है। अगला देखें, फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? गोबर की खाद क्या है? बल्कि ऑर्गेनिक मैटर है, बिल्कुल सही बात है। बायो फर्टिलाइजर है या नहीं? बायो फर्टिलाइजर नहीं। बायो मतलब लिविंग, जिसमें लिविंग थिंग्स फर्टिलाइजर ऐसे जो लिविंग हो, जिंदा हो, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरोलियम और राइजोबियम, ये सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर हैं। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, केमिकल फर्टिलाइजर होने का कोई वही नहीं है। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, तो आप ध्यान रखें। FYM हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, ग्रीन मैन्योर हो गई, पोल्ट्री मैन्योर हो गई, सिप मैन्योर हो गई, ये सब स्थूल जैविक खादों में आते हैं। और कंसनट्रेटेड में कौन से आते हैं? ऑयल केक्स हो गए, बोन मील हो गए, ब्लड मील हो गई, जिसके आगे मील लगी सब कंसनट्रेटेड है। फिश मील हो गई, मीट मील हो गई, हॉर्न और हूप मील हो गई, ये सभी आते हैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट, if 600 meter cube of water is applied to 0.5 hectare field with a measured application efficiency of 80%, the depth of water actually stored in the root zone। यदि 0.5 हेक्टेयर खेत की एरिया है और 600 घन मीटर जो है जल दिया गया, जिसमें 80% जो है अनुप्रयोग दक्षता से दिया जाए, तो जड़ में वास्तव में संग्रहित जल की गहराई क्या होगी? तो अब गहराई निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पानी कितना दिया। पानी कितना दिया हमने? दिया है 600 घन मीटर और इसकी दक्षता कितनी है? 80%। तो 600 का 80% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48, 480 आ गया। 480 जो है इफिशियंसी घटाने के बाद इसका घन मीटर आ गया, मीटर क्यूब आ गया। ठीक है। अब कितना हेक्टेयर एरिया है? अगर इससे भाग कर दें तो 0.5 हेक्टेयर में कितने पाए जाएंगे? तो 1 हेक्टेयर में मीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसमें कितने पाएंगे? 5,000 मीटर स्क्वायर। तो 480 को जो 10,000 इसको 5,000 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा?
0.096 जो है मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, और यहाँ पे मीटर का क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एक ही तो मीटर बचा, तो ये कितना मीटर आएगा, 0.096 मीटर आ गया। इसे आप करके देख सकते हो। अब इसको सेंटीमीटर में बदल लेना, क्योंकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए इस बिंदु को सीधे 2 दर्जे बाद, 1 और 2 दर्जे बाद ले आओ, 9.6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन भी सही है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, ठीक है ना इतने में। एक क्रॉप इज टर्म एग्जॉस्टिव व्हेन, एक फसल को क्षयकारी फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रेंट का लॉस करती है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व निकल जाते हैं। बात खत्म, आगे हमें पढ़ाना नहीं। मृदा संरचना की सुधारती है, नहीं भाई, एग्जॉस्टिव है तो मृदा संरचना बेकार कर देगी। नाइट्रोजन को जोड़ती है, नहीं जोड़ेगी और निकाल ले जाएगी। बीड की ग्रोथ को सप्रेस करेगी, हो सकता है सप्रेस कर दे, लेकिन जो है इसमें मुख्य जो है अधिक मात्रा में पोषक तत्व निकाल लेती है। वाटर लॉगिंग ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इज हार्मफुल टू मोस्ट फील्ड क्रॉप मेनली बिकॉज, कृषिगत भूमि में जल भराव अधिकांश फसलों को हानि पहुंचा देता है। क्यों, क्योंकि जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। रेस्ट्रिक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द रूट, यही सही है। बल्क डेंसिटी बढ़ा देती है, घटा देगी या बढ़ा देगी जब मॉइस्चर होगी। सॉइल पीएच जो है क्या करेगी, रेज करेगी। वाटर लॉगिंग सॉइल पीएच को घटाएगी बढ़ाएगी, जब आप बताइए कमेंट करके। इवापोरेशन सॉइल से बढ़ाएगा या घटाएगा, ये आप इसमें बताइए। तो इसमें मेन है कि ऑक्सीजन सप्लाई को ये क्या कर देती है, रोक देती है। द बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट पोटैटो, ये बता दें, ये पूछा भी गया था, इसकी फैमिली पूछ लेता है, कभी नाम पूछ लेता है। जब हम वेजिटेबल पढ़ा रहे थे तब उस समय आपको बताए भी थे। सोलेनम ट्यूबरोजम जो है आलू का नाम है। दूसरा किसका नाम है, डायस्कोरिया एलाटा रतालू का। ग्रेट याम। आइपोमिया पोटैटस स्वीट पोटैटो का है ये ट्यूबर क्रॉप, लेकिन खाया क्या जाता है, रूट खाई जाती है। क्या खाई जाती है, रूट। कैसी रूट, ट्यूबरस रूट। कैसी रूट, ट्यूबरस रूट। कोलेकेसिया एस्कुलेंटा क्या है, अरवी है, सब आपको पता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट, ये भी प्रश्न हम कराने के मूड में नहीं है। आप बता दो ऐसे कमेंट करके, हार्डियम वल्गैरी किसका नाम है, और एजा सटाइवा किसका नाम है, टिटिकम एस्टियम किसका है, और जिया मेज किसका, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो। इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इफ द मेन क्रॉप यील्ड इज 60%, कोई इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें मेन क्रॉप की यील्ड आई कितनी, 60% आई, और इंटरक्रॉप की यील्ड कितनी आई, 50% आई। दो क्रॉप लगाएगी, मान लो कोई दो क्रॉप है, क्रॉप ए और क्रॉप बी। तो ए क्रॉप की जो यील्ड थी वो आई 50 kg की, होनी कितनी थी यील्ड, 100 kg होनी थी। और बी क्रॉप की भी 100 kg पर हेक्टेयर होती थी, 100 kg पर हेक्टेयर, लेकिन इसकी यील्ड कितनी आई, 60 kg। तो क्या पूछ रहा है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सोल क्रॉप्स, मतलब सोल क्रॉप यील्ड से द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना होगा। एक अंतः फसली प्रणाली में यदि मुख्य फसल की उपज एकल फसल की 7% तथा अंतः फसल की उपज उसकी संबंधित एकल फसल की उपज से 50% है, तो भूमि तुल्य अनुपात क्या होगा, LER कितना होगा। तो LER ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है कि इसको जोड़ दो, यानी 100% में से 50% हुई, तो 50/100 प्लस 60/100। 0 0 इसमें जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या ऊपर के 0 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.6, एक 0 ये गया, ये जगह अब ये 10 है तो 0.5 हो गया, 0.6 ये हो गया 1.1। तो अगर LER जो है 1 से ज़्यादा है तो फ़ायदेमंद है, अगर मोर देन 1 है तो क्या है, प्रॉफिट है। अगर ये LER जो है 1 के बराबर आता तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस, अगर LER 1 से कम है तो लॉस है, इंटरक्रॉप करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ प्रॉफिट है, 1.10 जो है सही उत्तर इसमें आएगा। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है। अब इससे सरल क्वेश्चन क्या पूछे, दीमक से बनाया जाता है, दीमक से नहीं बनाया जाता है। दीमक तो खत्म करते हैं, कैसे, क्लोरोपायरीफास डाल के। बीटल्स, बीटल्स के द्वारा नहीं, ये भी खतरनाक बीटल्स भी हैं, हमारी मित्र बीटल। अर्थवर्म, अर्थवर्म के द्वारा क्या बनाया जाता है, आपका वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो अर्थवर्म भी जो हमारे इपीजेनिक अर्थवर्म होते हैं वही फायदेमंद हैं, जो भूमि की ऊपरी सतह पे रहते हैं। इंडोजेनिक और जो एनेसिक हैं ये दोनों हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कौन कौन सी जो हैं,
यूज होते हैं केचुए। इजीनिया फोइटिडा का नाम आपने सुना होगा, जिसको रेड विगलर के नाम से जानते हैं, इपिजेनिक नेचर का है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 90% लोग इजीनिया फोइटिडा ही यूज कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज के प्रति टॉलरेंट होता है। अगला जो है यूड्रिलिस यूजीनिया, जो है अफ्रीकन नाइट ट्रैवलर है, ये भी इपिजेनिक है। ये सबसे फास्ट जो है वेस्ट को डिकम्पोज करता है। प्रिनॉक्सी एक्जावेटस जो है इंडियन ब्लू वर्म को क्या कहते हैं, प्रियोनॉक्सी एक्सकेवेटस, ये भी इपिजेनिक है, इंडिया का नेटिव है। ये एक्सेप्शनली बिल है, हाई ह्यूमिडिटी में अच्छी परफॉर्मेंस करता है। अगला है लुम्ब्रिकस रूवेलस, ये रेड अर्थवर्म कहलाता है, ये भी इपिजेनिक है। और ये जो है कोल्डर क्लाइमेट, अगर आपसे पूछा जाए कोल्डर क्लाइमेट को प्रेफर करने वाला, तो आप बता देना लम्ब्रिकस रूवेलस, ठीक है। अगला, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर रैपिड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड इज अप्रॉक्सीमेटली, गेहूं के बीज के तीव्र एवं समान अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान सीमा लगभग कितनी होती है। तो गेहूं की जो अच्छा अंकुरण है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम जाता है वैसे वैसे जो इसका अंकुरण बाधित होता है। द एटमॉस्फेयर लेयर इन विच ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना अकर, कौन सी एटमॉस्फेयर की ऐसी लेयर है जिसमें वेदर के फिनोमिना पाए जाते हैं। तो कौन सी ऐसी है, ट्रोपोस्फेयर, सबसे निचली परत क्या है, ट्रोपोस्फेयर, यहीं पे वेदर संबंधी सारे फिनोमिना होते हैं यहाँ। और दूसरा ये स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ की ओजोन काफ़ी लाभदायक है, जो पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें ट्रोपोस्फेयर सही है, पढ़ा भी चुके हैं, आएगा भी। Among the following nitrogenous fertilizer, the one that leaves on acidic residual action in the soil, निम्नलिखित नाइट्रोजनी उर्वरकों में मृदा में अम्लीय अवशोषी प्रक्रिया छोड़ने वाला उर्वरक कौन है, अम्लीय कौन बना देता है। इसका सीधा कहने का अर्थ है कि ऐसा कौन सा इसमें से उर्वरक उपयोग करेंगे जो सॉइल को अम्लीय बना देगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये तो न्यूट्रल बनाता है। कैल्शियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों जो हैं क्षारीय बना सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम और सोडियम है इसमें, तो कैल्शियम तो बढ़ाएगा। अमोनियम सल्फेट जो है अम्लीय बनाता है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है अमोनियम क्लोराइड की जो एसिडिक इक्विवेलेंट एसिडिटी है 128 है, एग्जाम में पूछता है। सबसे अधिक अम्लीय अवशेष छोड़ने वाला अमोनियम क्लोराइड है। एनाहाइड्रस अमोनिया का 148 जो है समतुल्य मिलता है, गैस के रूप में ये सबसे ज़्यादा उच्च मिलता है। अमोनियम सल्फेट जो है इस विकल्प में दिया गया है, NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4, ये 110 इसकी एसिडिटी सम्मिलिता है। यूरिया की केवल कितनी है, 80 है, और ये जो है मध्यम अम्लीय अवशेष छोड़ता है, और अमोनियम नाइट्रेट जो है हल्की अम्लीय छोड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, अमोनियम सल्फेट ऑप्शन जो है अम्लीयता का जो है रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ता है। ब्लांचिंग वेजिटेबल को क्यों करते हैं, सभी को पता है, ब्लांचिंग का मतलब पार बॉइलिंग होता है, और पार बॉइलिंग इसलिए करते हैं यानी लगभग उबालना कि एंजाइम क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। कैसे एंजाइम, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो ब्राउनिंग के लिए महत्वपूर्ण है, तो एंजाइम है कहीं पे, है इनएक्टिवेट एंजाइम। कलर मिलाने हैं तो नहीं, कलर को तो और अच्छा कर देगा, साल्ट निकालने के लिए नहीं, वेट को कम करने के लिए नहीं, इसे एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। सनफ्लावर सीड को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। और कैसा तेल निकलेगा, एडिबल ऑयल निकलेगा। और यह जो हार्ट के रोगियों के लिए अच्छा है, क्योंकि फोलिक एसिड पाया जाता है। शर्करा निकलेगी नहीं भाई, स्टार्च निकलेगा नहीं, फाइबर निकलेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है तेल ही मिलेगा। सीड ड्रिल क्यों यूज की हो जाती है, अब ये भी प्रश्न पूछ रहा, सीड ड्रिल क्यों यूज होता ही है। खेतों से पकी फसल कटाई यूज, सीड ड्रिल नहीं, कंबाइंड यूज करेंगे, कंबाइंड हार्वेस्टर। दूसरा, प्लाविंग एग्रीकल्चर फीड यूनिफॉर्मली, कृषि खेतों की समान जोताई सीड ड्रिल से करेंगे नहीं। सीड क्यों लिखा है, क्योंकि ये सीड की बुआई करता है, समान गहराई और दूरी पर अगर बुआई करना है तो सीड ड्रिल का यूज करो, ठीक है। अगला, एंटी ट्रांसपेरेंट आपसे पूछ लिया। अब जो मैंने कल ही पढ़ाया था, कल या परसों आपको पढ़ाया था ट्रांसपेरेशन, उसने कितने क्वेश्चन बताए, 3 4 चौथा क्वेश्चन लगभग है, पूछा गया है कि कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट आर अप्लाइड टू क्रॉप मेनली ड्यू टू, वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों को क्यों उपयोग किया जाता है, कि इसका जैव पदार्थ बढ़ाने हैं तो नहीं भाई। एंटी ट्रांसपेरेशन क्या है, एटमॉस्फेयर फिक्स करने के लिए नहीं, फॉस्फो फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए नहीं भाई। ये किसके लिए किया जाता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, जल हानियों को कम करने के लिए। याद आए एंटी ट्रांसपेरेंट, याद आए तो बताओ कोई एक एंटी ट्रांसपेरेंट। द साइंटिफिक नेम ऑफ द अमेरिकन बालवर्म, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बच्चों को क्या करेगा, फंसाएगा। ये क्वेश्चन जो इस तरह का क्वेश्चन लगा जो पूछने चाहिए एग्जामिनर को। तो अमेरिकन बालवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा, जिसको बोलते हैं
ग्राम पार्ड बोरर, ठीक है। जो एरियस विटेला है ये स्पॉटेड बॉलवर्म है। स्पोडोपटेरा लेचुरा जो है ये टोबैको कैटरपिलर है। हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा जिसको क्या बोलते हैं पॉड बोरर, या इसको अमेरिकन बालवर्म के नाम से भी जाना जाता है। और जिन्होंने पेक्टिनियोफोरा गैसीफेलिया लगाया है वो इसका सही ऑप्शन है पिंक बालवर्म। जो सही ऑप्शन है कौन सा हो गया, हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा। एमंग द लिस्टेड वेजिटेबल ग्रुप्स द फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स, उल्लिखित सब्जी समूहों में सोलेनेसी कुल में कौन सम्मिलित है, आपको सिंपल से बता देना है। कैबेज, कैलीफ्लावर ये सब क्या है, ब्रेसिकेसी। बीन्स पी, काउपी क्या है, लेग्यूमिनेसी। ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम क्या है, सोलेनेसी। पंपकिन, बॉटल गार्ड, कुकुम्बर क्या है, कुकुरबिटेसी। तो इसमें कौन से आ गए आपके, ब्रिंजल, चिली और कैप्सिकम जो है सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। सीड्स प्रोडक्ट डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीडर बिलोंग टू द क्लास सीड, प्रजनक की प्रत्यक्ष देख रेख में उत्पादित बीज किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ब्रीडर सीड के अंतर्गत आएंगे। किस सीड में आएंगे, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, न्यूक्लियस सीड की। अगला, द क्रॉप पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है मेज को। मेज को अनाजों की रानी कहा जाता है। अनाजों का राजा क्या है, आप कमेंट करके बताइए, अनाजों का राजा किसे कहते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज एसेंशियल परफॉर्म, तो दूध का पाश्चराइजेशन मूलतः क्यों किया जाता है, वसा बढ़ाने के लिए। बिल्कुल गलत बात है, पाश्चराइजेशन करने से वसा नहीं बढ़ती है। स्टेरिलाइजेशन कंप्लीटली, पूर्ण रूप से रोग रहित हो जाएगा, नहीं, स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा फिर आपको, पाश्चराइजेशन नहीं। डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर होता है, ठीक है। सारे प्रकार के माइक्रोब्स तभी मरेंगे जब आप स्टेरिलाइजेशन करोगे। प्रोटीन पाचन के सुधार के लिए भी नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। द क्रॉपिंग सिस्टम इन व्हिच ए सेकेंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज सोन इनटू द सेंडिंग मेन क्रॉप, ठीक है। तो वह फसल पद्धति, वह फसल पद्धति, ये यहाँ पे अलार्म बच गया। वह फसल पद्धति, द क्रॉपिंग सिस्टम इन व्हिच ए सेकेंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज सोन इनटू द स्टैंडिंग मेन क्रॉप ए फ्यू वीक्स बिफोर हार्वेस्ट इज नोन एज, यह फसल पद्धति जिसमें मुख्य खड़ी फसल की कटाई से कुछ सप्ताह पूर्व उसमें दूसरी अल्पावधि फसल बो दी जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग का दूसरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं। द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन इंडिया वाज लोकेटेड एट, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड हुई थी, तो GVPOT पंतनगर में हुई थी, ठीक है, 1960 में हुई थी। अगला, ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज ऑपरेशन, टिलेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मृदा को कंपैक्ट करना, नहीं, मृदा को कंपैक्ट करना नहीं है। सैलिनिटी लेवल को क्या करना, बढ़ा देना, ये भी नहीं है। रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, ये भी टिलेज का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उत्तम बीज क्यारी बनाना और खरपतवार नियंत्रण करना जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला, एक्सेसिव सेल्वाइजेशन एंड इनएबिलिटी टू फीड इन कैटल आर टिपिकली साइन ऑफ, गायों में अत्याधिक लार बहना तथा आहार लेने में अक्षमता किसके विशिष्ट लक्षण हैं। लार अगर नहीं ले पा रही है, लार बह जा रही है, तो खुरपका और मुंहपका रोग है। एंथ्रेक्स तो साइलेंट किलर है मेरे दोस्त, इसमें फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट DAP में कौन कौन से होते हैं, अमोनियम यानी कि नाइट्रोजन हो गया, दूसरा फास्फोरस होगा, है कौन सा, डी ऑप्शन। आपको देख के लगाना था, आसान सा था, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लिए हैं, काफी लंबा हो जा रहा है। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोपेगेटिंग शुगर कैन ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, शुगर कैन को जो है ट्रेडिशनली किससे प्रोपेगेट करते हैं, स्टेम सेट से करते हैं, जो 2 या 3 आंखों वाले हों। नेक्स्ट, सीड हेल्थ टेस्टिंग इज परफॉर्म ब्लाइंडली टू द डिटेक्ट, बीज स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यतः किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो बीज स्वास्थ्य परीक्षण जो है मुख्यतः सीड बॉर्न पैथोजन को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अंडर स्टैंडर्ड एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन फॉर कॉमर्शियल पोटैटो कल्टीवेशन इन इंडियन प्लेन्स द कॉमनली रिकमेंडेड रो एंड प्लांट स्पेसिंग, स्पेसिंग आलू की कितनी होनी चाहिए, तो रो टू रो 60, जो पहले वाली होती है वो रो टू रो होती है, और जो दूसरी वाली होती है वो प्लांट टू प्लांट होती है। 75 गुणे 100, 100 गुणे 75 ज़्यादा हो जाएगी, 90 गुणे 45 भी ज़्यादा है, और 30 गुणे 10 कम है। अगला,
अंडर स्टैंडर्ड इंडियन कॉमर्शियल शुगर कैन प्रोडक्शन एंड मिलिंग कंडीशन द कॉमनली ऑब्जर्व सुक्रोज रिकवरी परसेंटेज भारतीय व्यावसायिक गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिल परिस्थितियों में सामान्यतः प्राप्त सुक्रोज रिकवरी कितने प्रतिशत होती है? तो सुक्रोज रिकवरी कहाँ से होगी? रस से होगी। रस का कितने पे? 18 डिग्री ब्रिक्स, लेकिन इसमें गन्ने का पील नहीं जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो सुक्रोज रिकवरी होगी वो कम ही होगी 18 डिग्री ब्रिक्स से। तो 5 से 7% बहुत कम है, 9 से 11% सही ऑप्शन हो सकता है, 20 से 25 ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, 2 से 3 भी कम है, तो इसमें 9 से 11% जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों चलाई गई? ये फरवरी 2016 में चलाई गई थी। किस लिए चलवाई गई थी? कि उपज हानि के विरुद्ध हमें फसल बीमा मिल सके। पेंशन मिल सके रिटायरमेंट के कारण? नहीं भाई। फ्री सीड मिले? नहीं। सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी मिले, अनुदानित विद्युत मिले? नहीं। बीमा किया तो है तो बीमा ही मिलेगा ना। अब ये भी प्रश्न कर नहीं पाओ तो फिर दिक्कत है। डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ फार्म लैंड इज, खेती की भूमि में उचित जल निकास होगा तो क्या आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा? मृदा तापमान में गिरावट आएगी? अरे जब ड्रेनेज कर दोगे तो बढ़ जाएगा। हायर सॉइल सैलिनिटी, मृदा की लवणता में वृद्धि हो जाएगी अगर जल निकास करोगे? ये भी नहीं। सीड ग्रोथ में बढ़ोतरी हो जाएगी? ये भी नहीं। इम्प्रूव्ड सॉइल एरेशन, ये लाभ मिलेगा। ये तो नुकसान है। मृदा वातन में सुधार हो जाएगा ड्रेनेज करने से। अगला, कास्ट प्रोड्यूस बाई अर्थवर्म इनरिच द सॉइल मेनली विथ, कछुओं द्वारा निर्मित कास्ट, कछुआ जो लैट्रिन करते हैं या अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? कास्ट बोलते हैं। वो कैसे मृदा को समृद्ध करते हैं? हैवी मेटल को तो रिमूव करते हैं कछुआ, एल्युमिनियम अगर छोड़ दें। अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस, उपलब्ध पादप पोषक तत्वों एवं ह्यूमस को बढ़ा के करते हैं। मुक्त जीवी नाइट्रोजीकरण स्थिरत्व, ये भी नहीं है, और सिलिका को भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही है। किसी मृदा की एटरबर्ग प्लास्टिक सीमा क्या दर्शाती है? एटरबर्ग प्लास्टिक सीमा यही दिखाती है कि प्लास्टिक रूप से विकृत होना क्या हो गया है? आरंभ हो गया है। पहला ही ऑप्शन जो है सही है, एटरबर्ग सीमा। ठीक है। नेक्स्ट, इन मिक्स्ड फार्मिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस इनकम एंड ड्राइव्ड फ्रॉम लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेज जनरली लाइज बिटवीन, मिश्रित कृषि में पशुधन उद्यम से प्राप्त सकल आय का अनुपात सामान्यतः निम्नलिखित में कितना होना चाहिए? तो सामान्यतः कितना होना चाहिए? 10 से 50, 10 के ऊपर हो और 49 तक। तो है कोई ऐसा? लेस देन 10 ये नहीं चलेगा, ऊपर होना चाहिए। 50 से 75, 50 से ज़्यादा है। 75 से ज़्यादा, ये भी ज़्यादा। 25 से 50 जो है सही इसका उत्तर होगा छात्रों। अगला, फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज मोस्ट जस्टिफाइड, उर्वरकों का परिधि छिड़काव सर्वाधिक उपयुक्त कब होता है? पहला, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को त्वरित सुधार के लिए आवश्यक, ये सही हो सकता है, हम मान लेते हैं सही है और सही हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। क्रॉप इज एट सोइंग स्टेज, सोइंग स्टेज में फोलियर स्प्रे नहीं हो सकता क्योंकि पत्तियां ही नहीं होंगी। सॉइल मॉइस्चर इज प्लेंटीफुल, मृदा में पर्याप्त नमी होने पे हम सीधे उर्वरक डाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नीडेड, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नीडेड है, आवश्यकता हो, तब परिणीय छिड़काव हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में परिणीय छिड़काव कर देंगे तो पत्तियां जाएंगी आपकी जल, तो आपकी फसल हो जाएगी खराब। तो आशा है कि आपने ये पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा। अगर कहीं पे कोई गलत लग रहा है तो आप हमें सूचित करें, जिससे अन्य बच्चों को सुधारा जा सके, क्योंकि इंसानों से गलतियां हो सकती हैं और मैं भी एक इंसान ही हूँ, लेकिन ज़्यादातर 99.9% या मेरे हिसाब से तो 100% सारा का सारा सही ही है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इससे संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।